All right. So, live people, sorry for the interruption. एंड हेलो एवरीवन, आई होप एवरीबडी इज़ डूइंग ऑल राइट। मेरा नाम तितिक्ष खुएरा है। इस वीडियो के अंदर अपन ज्योग्राफी की लेक्चर सीरीज़ को आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। और ज्योग्राफी के अंदर आज का जो अपना टॉपिक है वो एटमॉस्फेयर है। अब एटमॉस्फेयर, इससे पहले अर्थ साइंस वगैरह बेसिक अपन देख चुके हैं। एटमॉस्फेयर के अंदर क्या है, कैसे है, क्यों है, ठीक है, वो सारी की सारी चीज़ें, एटमॉस्फेयर का कंपोजिशन क्या है, उसकी हीटिंग कूलिंग वगैरह के बारे में बेसिक कुछ चीज़ें समझेंगे। उसके अलावा उसका स्ट्रक्चर समझेंगे, ठीक है। इन सारी चीज़ों के ऊपर अपन लोग फोकस करने वाले हैं, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। एटमॉस्फेयर की अगर बात करें तो सबसे पहले बेसिक, व्हाट इज एटमॉस्फेयर? एटमॉस्फेयर इज द एनवलप अराउंड दी अर्थ, दैट इज एटमॉस्फेयर। समझ में आया? ठीक है। तो अगर ये अर्थ है तो अर्थ के ऊपर एक जो एनवलप चीज़ है, ठीक है, दैट इज एटमॉस्फेयर। अब इस एटमॉस्फेयर के अंदर अगर अपन देखें तो इस एटमॉस्फेयर का कंपोजिशन सबसे पहले आता है। तो एटमॉस्फेयर के कंपोजिशन के अंदर क्या क्या चीज़ें आती है? टेल मी, बताओ भाई। ओके, एटमॉस्फेयर के कंपोजिशन के अंदर क्या क्या चीज़ें आती है? देखो, एटमॉस्फेयर के कंपोजिशन के अंदर तीन चीज़ें आती है, सिंपल सी चीज़ें। सबसे पहला तो है अपना वाटर वेपर, है ना। अच्छा, वाटर वेपर से भी पहले अपन लिखेंगे गैसेस को, ठीक है। सबसे पहले गैसेस, दूसरा आ जाते हैं डस्ट पार्टिकल्स, और फिर तीसरी चीज़ आती है वो होता है वाटर वेपर, है ना। अब ये जो वाटर वेपर है, ये भी कुछ लोग कहेंगे कि ये भी तो अपना आप में गैस ही है। बिल्कुल एग्जैक्टली ये भी गैस ही है, लेकिन फॉर द सेक ऑफ क्लासिफाइंग हम इसको जो है अलग रखते हैं। समझ में आया? गैसेस को, बाकी गैसेस को अलग रखते हैं और वाटर वेपर को अलग रखते हैं। तो ये हो गया वाटर वेपर, ये हो गया गैसेस, ये हो गया डस्ट। नाउ अंडरस्टैंड कि कौन कौन सी गैसेस हैं, उनका क्या काम है, कौन कौन सी डस्ट है, उनका क्या काम है, और वाटर वेपर तो खैर एक ही टाइप का है, तो उसका क्या काम है। तो इन सारी चीज़ों को समझते हैं। तो गैसेस के अंदर बेसिक आपको पता होगा कि जो अर्थ है, अर्थ का क्लाइमेट नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन का बना हुआ है ना। जो नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन का ये क्लाइमेट बना हुआ है, इस क्लाइमेट के अलावा भी तो यहाँ पे और कुछ चीज़ें होंगी। बिल्कुल है, एक आर्गन है, और क्या है, और कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में आपने सुना होगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड है। कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा और क्या क्या चीज़ें हैं? कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा जो है अपने पास, यहाँ देखो, नियॉन है, हीलियम है ना, जीनॉन है, क्रिप्टॉन है, हाइड्रोजन है, और अपना ओजोन है। समझ में आया? तो नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, आर्गन हो गया, फिर कार्बन हो गया, कार्बन के बाद नियॉन एंड हीलियम हो गया, क्रिप्टॉन एंड जीनॉन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, एंड ओजोन हो गया। ये सारी की सारी चीज़ें अपने एटमॉस्फेयर के अंदर है, और अपन को इन्हें इसी फॉर्मेट के अंदर याद रखना है, ठीक है। अब कुछ लोग जो है वो यहाँ पे इनका जो है एग्जैक्टली नंबर वगैरह याद करने की कोशिश करेंगे कि भाई ये 0.065 है, ये 0.035 है, ठीक है। बुक के अंदर मेंशन भी है, काफ़ी सारी बुक्स में मेंशन है, काफ़ी सारे जो है ऑनलाइन काफ़ी सारे टीचर्स पढ़ाते भी हैं। बट आई वुड सजेस्ट कि ये यूजलेस है, इसको भूल जाओ, इससे कोई लेना देना नहीं है। समझ में? आपको बस ये याद होना चाहिए कि सबसे ज़्यादा कौन है और सबसे कम कौन है, समझ में, और कौन सा किस जो है रैंक पर आ रहा है। बस ये याद रखो, बाकी की सारी चीज़ें भूल जाओ। स्मार्ट वर्क के ऊपर फोकस करो, फालतू का हार्ड वर्क, रॉट लर्निंग वगैरह के ऊपर फोकस मत करो। सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन है जो कि 78% है, उसके बाद ऑक्सीजन है जो कि 20.95% है। बस इन दोनों का परसेंट याद रखो। फिर समझो कि इनके बाद आर्गन आता है, उसके बाद कार्बन आता है, उसके बाद जो है अपना ये नियॉन आता है, नियॉन और हीलियम साथ में आते हैं। नियॉन और हीलियम से भी कम क्रिप्टॉन और जीनॉन है, क्रिप्टॉन और जीनॉन से भी कम हाइड्रोजन है, और हाइड्रोजन से भी कम ओजोन है। समझ में आया? ठीक है, तो ओजोन इतना कम है। जो कार्बन है वो भी 0.036% है, इसको आप चाहो तो भले याद रख सकते हो, ठीक है, इन दोनों को और इसको 0.036%, ठीक है। इन तीन फिगर्स को आप लोग याद रख सकते हो। अब देखो, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, आर्गन हो गया, कार्बन हो गया, नियॉन हीलियम हो गया, क्रिप्टॉन जीनॉन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, और ओजोन हो गया। तो इन सबको लिखेंगे भी थी, नाइट्रोजन,
ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाद क्या चीज़ है, आर्गन, आर्गन के बाद क्या है, कार्बन, कार्बन के बाद क्या है, नियॉन और हीलियम, नियॉन और हीलियम है ना, नियॉन और हीलियम के बाद क्या है, इनर्ट गैसेज है, कौन सी, क्रिप्टॉन और जीनॉन, है ना, क्रिप्टॉन और जीनॉन हो गया, क्रिप्टॉन और जीनॉन के बाद क्या, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के बाद क्या है, ओजोन, खत्म हो गया खेल, बस इतना सा है, समझ में आया, ठीक है, 2 बार ढंग से पढ़ो, 2 बार ढंग से प्रैक्टिस करो, फिर उसके बाद क्या चीज़ है, और मल्टीपल बार बाद में रिविजन करते रहो। वेयर आर दीज गैसेस, अब ये जो गैसेस हैं, ठीक है, ये गैसेस है कहाँ पे एग्जैक्टली तो इन गैसेस का जब आप क्लासिफिकेशन करने आते हैं तो मल्टीपल अलग अलग तरीके के क्लासिफिकेशंस आते हैं, उन सारे क्लासिफिकेशंस को भी समझेंगे। अभी अगर बेसिक देखें तो जैसे डस्ट है, डस्ट पार्टिकल अपन को 15 किलोमीटर्स तक ही मिलते हैं। वाई इज दिस इंपॉर्टेंट, दिस इज इंपॉर्टेंट क्योंकि पॉइंट 1 एनसीईआरटी के अंदर मेंशन है, तो क्या सब कुछ जो एनसीईआरटी में मेंशन है इंपॉर्टेंट है, नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन पॉइंट 2 इस टाइप के क्वेश्चंस अक्सर जो है यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछता है, जिसके अंदर वो स्टेटमेंट्स पुट करता है, समझ में, तो अपन को क्वेश्चंस पता होने चाहिए किस टाइप का क्वेश्चन आने वाला है, तो अक्सर जो है वो स्टेटमेंट्स पुट करता है, और उन स्टेटमेंट्स के अंदर कुछ भी डाउट हो तो लिख देना ना, ठीक है, मैं यहाँ पे देख ही रहा हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे देखो एनसीईआरटी, ये तो मैंने आपको बता दिया, स्टेटमेंट्स पुट करता है, और वो जो आधे टेढ़े स्टेटमेंट्स होते हैं, उन स्टेटमेंट्स के अंदर यूजुअली क्या चीज़ होती है बताओ, उन आधे टेढ़े स्टेटमेंट्स के अंदर ऐसी चीज़ लिखी हुई होती है कि भाई ओजोन जो है, ओजोन डस्ट पार्टिकल से भी जो है पहले पाई जाती है, या फिर डस्ट पार्टिकल्स जो है ओजोन से भी ऊपर तक अपन को देखने को मिलते हैं, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है, कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा लिमिटेड जो ट्रोपोस्फेयर की लाइन है वहीं तक सीमित है, अभी तक आपको आई होप, मतलब मैं आपको एकदम स्क्रैच जीरो से समझ रहा हूँ, ठीक है, जो कोई भी इस वीडियो को देख रहा है, तो अब यहाँ पे देखो, और जो कोई लाइव में भी है, ठीक है, अब यहाँ पे देखो कि जब आप यहाँ पर ये समझोगे कि भाई ट्रोपोस्फियर क्या है, वो सब तो खैर आएगा आगे, लेकिन उससे पहले आपको ये भी समझना है कि भाई पहले जो चीज़ कहाँ पर कौन सा अपन को एलिमेंट इनमें से, ठीक है, ये जो कॉम्पोजिशन की अपन ने बात करी, ये अपन को कौन सी चीज़ कहाँ तक मिलती है। सबसे पहले अपन को डस्ट पार्टिकल मिलते हैं जो कि सिर्फ 15 किलोमीटर्स तक ही मिलते हैं, लोअर 15 किलोमीटर्स, अगर ये सरफेस है ना, अगर ये सरफेस है तो इसके ऊपर बस 15 किलोमीटर तक, यहाँ तक ही अपन को क्या मिलेंगे, डस्ट पार्टिकल्स मिलेंगे। क्या उसके बाद डस्ट पार्टिकल्स मिलेंगे लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं मिलेंगे। तो क्या होगा, तो जब आप 15 किलोमीटर्स के ऊपर जाओगे ना, तब आपको स्काई ब्लू नहीं दिखेगी, समझ में आया। इसका क्या रीज़न है, या ब्लू या फिर ऑरेंज या फिर पिंक या फिर रेड वगैरह ऐसी कुछ भी नहीं दिखेगी। इसका क्या रीज़न है अभी समझते हैं, ठीक है। उसके अलावा नेक्स्ट चीज़ है ओजोन। अब ओजोन जो है, ओजोन आपको अप टू 50 किलोमीटर्स दिखेगी, 35 किलोमीटर से शुरू हो जाती है, 35 किलोमीटर से नीचे भी पाई जाती है क्या, बिल्कुल पाई जाती है, ठीक है, 10 किलोमीटर्स के नीचे भी पाई जाती है, लेकिन वो ओजोन बैड ओजोन होती है, पॉइजनस होती है, अपने लिए जो है हार्मफुल होती है। जो गुड ओजोन होती है, जिसकी अपन को ज़रूरत है, वो 35 किलोमीटर से लेकर के 50 किलोमीटर्स तक अपन को देखने को मिलती है। तो ये तो ओजोन हो गया। ओजोन के बाद जो वाटर वेपर है और जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ये कहाँ तक देखने को मिलते हैं, ये 90 किलोमीटर्स तक देखने को मिलते हैं, अप टू एन हाइट ऑफ 90 किलोमीटर्स, समझ में आया, ठीक है। तो देखो सबसे पहले 15 किलोमीटर तक क्या हो गया, डस्ट हो गई। डस्ट के बाद 50 किलोमीटर तक क्या हो गया, ओजोन हो गया। ओजोन के बाद 90 किलोमीटर तक, अच्छा ये जो अब जैसे ओजोन है, ओजोन तो चलो ठीक है 35 to 50 है, वो तो समझ में आता है, लेकिन जो वाटर वेपर है, यहाँ पर देखो वाटर वेपर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, इन दोनों को देखा ना अपन ने, ये कहाँ तक है, 90 किलोमीटर्स तक है। तो ये जो 90 किलोमीटर्स तक है, क्या इससे पहले वाटर वेपर और कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है? ऑफकोर्स है, ऑफकोर्स हैं, अपन को देखने को मिलता है ना आसपास, अपन वाटर वेपर और कार्बन डाइऑक्साइड तो देखते हैं, अपन देख सकते हैं इन दोनों को, समझ में आया, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें हो जाती। फिर इसके भी ऊपर क्या आता है, इसके ऊपर 90 किलोमीटर्स के बाद में 100 किलोमीटर्स की लाइन आ जाती है, और उस 100 किलोमीटर्स की लाइन को ही अपन कारमान लाइन कहते हैं, ठीक है। इसके ऊपर शायद मैंने एक क्वेश्चन भी डाला था सीए के अंदर, ठीक है। उस 100 किलोमीटर्स की लाइन को ही अपन कारमान लाइन कहते हैं, और जिस लाइन के बाद अपन मान लेते हैं कि भाई इसके ऊपर क्या है, इसके ऊपर स्पेस है, समझ में आया। स्पेस की अलग अलग डेफिनेशन है, लेकिन वैसे अपन जनरल एक डेफिनेशन मानते हैं कि 100 किलोमीटर्स कारमान लाइन के ऊपर जो है स्पेस है, और कारमान लाइन अपने आप में एक होराइजन की तरह है। अब ऐसा क्यों माना जाता है भाई, इसको यहाँ पर क्यों देख रहे हैं? तो अच्छा, इसके अलावा एक चीज़ और भी याद रखना है, ये जो कारमान लाइन है, क्या इसके ऊपर और कुछ मिलता है? बिल्कुल मिलता है, समझ में आया। तो इसको ऐसा क्यों माना जा रहा है, यहाँ पे स्पेस वगैरह क्यों, अपन तो कहते हैं कि स्पेस में कुछ भी नहीं मिलता, नहीं मिलता है, लेकिन इसके बाद जो चीज़ें हैं बहुत ज़्यादा रेरीफाइड है, बहुत ज़्यादा कम है, समझ में आया। बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं है, जो मेजॉरिटी चीज़ें थी, ठीक है, अपने एटमॉस्फेयर की, वो सारी की सारी 90 किलोमीटर तक ख़त्म हो चुकी है।
90 तो छोड़ो, जो मैक्सिमम चीज़ें होती है वो 36 किलोमीटर तक ख़त्म हो जाती है, 36 या 32 तो अभी देखेंगे, ठीक है, तो वहाँ तक ख़त्म हो जाती है, उसके ऊपर ज़्यादा कुछ भी नहीं है। अच्छा, जो ऑक्सीजन है, क्या ऑक्सीजन इसके ऊपर मिलता है? बिल्कुल मिलता है, कुछ ट्रेसेस ऑफ ऑक्सीजन अपन को इसके ऊपर भी मिलते हैं। ऑल्दो आपको पता ही होगा, जैसे अपन माउंट एवरेस्ट भी चढ़ते हैं, तो माउंट एवरेस्ट की हाइट कितनी है? 8848। जो 8848 की हाइट का माउंटेन है, उस पर भी चढ़ने के लिए अपन को जो है ऑक्सीजन टैंक्स वगैरह, जो भी ऑक्सीजन का वो सब सामान कैरी करना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पर भी ढंग से ऑक्सीजन नहीं आ पाती, थोड़ा भी अपन ऊपर जाते हैं तो ऑक्सीजन की कमी होने लग जाती है एल्टीट्यूड पर। तो आप सोचो कि भाई वहाँ पर अगर ऐसा हो रहा है, तो 100 किलोमीटर्स की, ये तो नियरली 9 किलोमीटर भी नहीं है, कहाँ 9 और कहाँ 100, तो 100 किलोमीटर्स पे आपको कितना ऑक्सीजन मिलेगा? क्या वो ऑक्सीजन ब्रीदेबल होगा? नहीं, ब्रीदेबल नहीं है। ऐसा नहीं कि आप वहाँ जाकर मुंह खोलोगे तो आपको हवा आ जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, समझ में आप। फिर उसके बाद क्या चीज़ है? वेयर आर दीज गैसेज, ये अपन ने समझ लिया। सेकंड चीज आती है, व्हाट इज द रोल ऑफ वाटर वेपर। यहाँ पे वाटर वेपर का क्या रोल है, तीनों को एक एक करके समझेंगे, ठीक है। तो गैसेस के अंदर अभी अपन जो है, गैसेस तो देखो वैसे भी लंबा चलता ही रहेगा, उसके अंदर ग्रीन हाउस गैसेस वगैरह उन सब का रोल आएगा। सबसे पहले वाटर वेपर का रोल समझते हैं कि वाटर वेपर का क्या रोल है। तो वाटर वेपर का रोल समझने से पहले एक बेसिक आइडिया देखेंगे कि वाटर वेपर जो है वो अपन को कहाँ पर मिलता है। ऑल ओवर द अर्थ मिलता है, लेकिन वो जो है लैटिट्यूड के साथ में डिक्रीज कर रहा होता है। लैटिट्यूड के साथ में डिक्रीज करने का मतलब होता है, जैसे यहाँ पे 0 डिग्री इक्वेटर है, फिर उसके बाद मान लो इधर भाई 10 डिग्री है, इधर 23 डिग्री है, इधर 66 डिग्री है, इधर ऐसे ऐसे अपन आगे चले गए, यहाँ पर अपन 90 डिग्री पे पहुँच गए। तो जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वैसे वैसे जो वाटर वेपर है उसकी मात्रा अपन को कम मिलेगी, समझ में आया, और कम और कम और कम। सेम चीज़ नीचे जाने के केस में भी है, ठीक है। तो ये नीचे से भी आप अगर आप देखो तो ये भी ऊपर ही कहलाएगा जो भी, ठीक है। तो ये अगर इस तरफ भी जाओगे तो भी सेम चीज़ है, मतलब पोल वर्ड्स, क्या कहेंगे इसको? पोल वर्ड्स वाटर वेपर जो है वो डिक्रीज होता है। क्या होता है? डिक्रीज होता है, ठीक है। तो इन सबको लिखना है, नोट्स बनाने हैं इनके ऊपर, है ना, खाली बैठे नहीं रहना। और कुछ भी क्वेश्चन हो उसी समय पूछ लेना, मैं जब भी मतलब बीच बीच में देखता रहूँगा तो उसके समय उस टाइम पे आंसर कर दूंगा, है ना। ठीक है, चलो, तो ये तो एक चीज़ हो गई। फिर उसके बाद नेक्स्ट चीज़ देखते हैं। नेक्स्ट चीज़, वाटर वेपर का रोल क्या है, व्हाट इज द रोल ऑफ वाटर वेपर। नाउ वाटर वेपर एंड डस्ट दीज रिफ्रैक्ट लाइट। सबसे पहला तो काम इनका यही है कि ये लाइट को रिफ्रैक्ट करते हैं, और इनके रिफ्रैक्ट करने की वजह से अपन को स्काई जो है वो ब्लू दिखती है। क्या स्काई का कलर वाकई ब्लू है? नहीं है। लेकिन विबग्योर की अगर अपन बात करें तो इसके अंदर जो ब्लू कलर होता है, इस ब्लू कलर के अंदर ये कैपेबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है कि भाई ये, अच्छा, ये जो डस्ट पार्टिकल्स और ये जो हैं इनके अंदर ये सबसे ज़्यादा कैपेबिलिटी होती है कि इसे सबसे ज़्यादा रिफ्रेक्ट करें आगे आगे, समझ में आया। जो विबग्योर किसके अंदर आता है? जो सनलाइट होती है, तो सनलाइट कौन से कलर की होती है? वाइट कलर की होती है, समझ में आया। तो जो वाइट कलर की सनलाइट होती है, उस वाइट में से ये सारे के सारे कलर्स निकलते हैं। क्या सनलाइट में से और भी कुछ निकलता है? बिल्कुल, बहुत कुछ निकलता है, उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बोलते हैं, समझ में आया। जो विजिबल स्पेक्ट्रम है वो इतना सा है, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या है क्या नहीं है, काम का नहीं है, ज़्यादा इमोशनल नहीं होना। स्काई इज ब्लू, स्काई इज ब्लू के अलावा स्काई इज ऑरेंज, स्काई इज जो भी सारी की सारी चीज़ें किसकी वजह से बन रही है? इसी की वजह से बन रही है, समझ में आया, ठीक है। तो डैट इज़ वन थिंग। अच्छा, ओशियंस ब्लू क्यों है? ये क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है, ये क्वेश्चन आ जाएगा कहीं पे, ऐसे प्री में आने के चांसेस कम है, कोई छोटा वनडे एग्जाम हो तो वहाँ पे आ सकता है कि ओशियन ब्लू क्यों। ओशियन ब्लू इसलिए क्योंकि जो स्काई है वो ब्लू है, समझ में आया, ठीक है, गुड। फिर उसके बाद क्या चीज़ है? ये सब हो गया अपना, है ना। नेक्स्ट चीज़ आती है कि व्हाट इज़ डस्ट। ये डस्ट क्या है, कहाँ से आ रही है, इसका रोल क्या है, कंसंट्रेशन कहाँ पर अपन को मिलती है, इन सारी चीज़ों को अपन जो है आंसर करने की कोशिश करते हैं। तो डस्ट क्या चीज़ होती है? डस्ट जैसे कि जो मीटियोर के पार्टिकल्स होते हैं वो डस्ट का पार्ट होते हैं। मीटियोर के पार्टिकल्स मतलब जो बाहर से कुछ भी मीटियोराइट आ रहा है, एस्ट्रॉइड आ रहा है, कुछ भी चीज़ आ रही है ना, वो यहाँ पर आकर जो है जल जाती है अपने एटमॉस्फेयर के अंदर। तो जब जल जाती है तो उसकी ऐश होती है। वो ऐश क्या है? मीटियोर के पार्टिकल्स वगैरह क्या है? वो छोटे छोटे फाइन पार्टिकल्स हो जाते हैं, वो क्या है? वो डस्ट है, समझ में आया। उसके अलावा जो फाइन सॉइल है जो कि उड़ जाती है, हवा में उड़ती है, ठीक है, दैट इज डस्ट। उसके अलावा जो पोलन है, पोलन को भी डस्ट के अंदर गिनते हैं, दिस इज इंपॉर्टेंट। इसके ऊपर प्री में क्वेश्चन आ सकता है, वो ऐसे ही क्वेश्चन पूछते हैं,
ठीक है। तो इसके ऊपर प्री में क्वेश्चन आ सकता है कि भाई पोलन इज डस्ट पार्टिकल, ऐसे ऐसे करके कुछ भी आ सकता है। तो आप सोचोगे यार डस्ट तो धूल होता है, पोलन कहाँ से आ गए, है ना। लेकिन पोलन भी उसका पार्ट होता है। व्हाट आर पोलन? पोलन आर सीड्स, काइंड ऑफ सीड्स ऑफ फ्लावर्स। समझ में आया, ठीक है। ऐसे काइंड ऑफ, है ना, एग्जैक्टली सीड्स नहीं होते। फिर उसके बाद क्या चीज़ है, सी सॉल्ट। सी सॉल्ट्स की अगर अपन बात करें तो सी सॉल्ट्स क्या होते हैं, जो ओशंस वगैरह है उसके अंदर जो नमक वगैरह होता है वो भी उछलता है, ठीक है, वेव्स वगैरह के साथ में उछलता है और विंड उसको कैरी कर लेती है, तो वो डस्ट बन जाता है। देन सूट एंड ऐश। व्हाट इज सूट? सूट इज अनबर्न्ट मटेरियल। तो कुछ भी अनबर्न्ट मटेरियल से जो चीज़ बनती है दैट इज सूट, और जो कंप्लीटली बर्न हो जाता है उससे ऐश बनता है। समझ में आया। तो सूट एंड ऐश, ये सारी की सारी चीज़ें डस्ट पार्टिकल का पार्ट है। कोई भी पूछ ले डस्ट के अंदर क्या आता है, सबसे पहले मीटियोर के पार्टिकल आते हैं। मीटियोर के बाद क्या आता है, ठीक है, मीटियोर के बाद क्या आता है, फाइन सॉइल आता है ना। फाइन सॉइल के अलावा और क्या आता है, सी सॉल्ट्स आते हैं, है ना, सी सॉल्ट्स आ गए। सी सॉल्ट्स के अलावा और क्या आता है, तो सूट एंड ऐश आता है, सूट एंड ऐश आता है ना। सूट एंड ऐश के अलावा और क्या क्या आता है बताओ। सूट एंड ऐश के अलावा पोलेंस आते हैं, हम तो पोलेंस पढ़ लिए अपन ने, ये सारे आते हैं, ठीक है, ये सब आते हैं। क्या इनके अलावा भी और कुछ आता है? बिल्कुल, लिस्ट है, लंबी चौड़ी लिस्ट है, लेकिन जो प्राइमरी चीज़ें हैं वो ये सारी की सारी हैं। देन सोर्सेज की अगर अपन बात करें तो सोर्स क्या है, ये जो डस्ट पार्टिकल्स हैं ये कहाँ से आते हैं, तो पहला तो मीटियोर से। मीटियोर पार्टिकल्स कहाँ से आएंगे, मीटियोर से आएंगे। दूसरा काफ़ी सारी चीज़ें हैं, जैसे पोलन तो नहीं, लेकिन जैसे सूट और ऐश वगैरह हो गया, ये सब वॉल्केनो से आता है। समझ में आया। उसके अलावा विंड से जैसे सी सॉल्ट्स आ गए, पोलेंस आ गए, फाइन सॉइल आ गया, ये सारी की सारी मेजॉरिटी चीज़ें हैं जो विंड से आ रही हैं। विंड के अलावा जो एग्जॉस्ट है, एग्जॉस्ट से भी काफ़ी सारी चीज़ें रिलीज हो रही है, ठीक है, मल्टीपल अलग अलग तरीके के एग्जॉस्ट, जैसे कि डोमेस्टिक, व्हीकुलर एंड इंडस्ट्रियल एग्जॉस्ट। अब डोमेस्टिक एग्जॉस्ट से जैसे कि अपने घर की जो चिमनियाँ होती हैं उनसे कुछ कुछ चीज़ें निकलती हैं, वो भी डस्ट का पार्ट हो जाती है ना। व्हीकुलर जो व्हीकल्स वगैरह होते हैं उनसे जो चीज़ें निकलती हैं, इंडस्ट्रियल वगैरह, ये सिंपल है, ठीक है। तो ये सोर्सेज हो गए। सोर्सेज के बाद नेक्स्ट चीज आती है कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन की अगर अपन बात करें तो जो डस्ट पार्टिकल्स हैं ह्यूमिड रीजन के अंदर कम होते हैं और एरिड रीजन के अंदर ज़्यादा होते हैं। वाई इज सो? आई होप आपको ह्यूमिड और एरिड के बीच में फर्क पता हो, ठीक है। अब वाई इज सो? दिस इज सो बिकॉज ह्यूमिड रीजन के अंदर रेन्स होती है। समझ में आया। तो रेन्स के होने की वजह से क्या होता है, जो भी डस्ट वगैरह होती है एटमॉस्फेयर के अंदर वो वॉश अवे हो जाती है, ठीक है। वहीं एरिड रीजन के अंदर चूंकि रेन्स नहीं होती है तो जो डस्ट होता है वो अपने एटमॉस्फेयर के अंदर ही रहता है। समझ में आया, ठीक है, सिंपल। फिर उसके बाद क्या चीज़ है, रोल। डस्ट पार्टिकल्स का क्या रोल है? पहला रोल तो अपन ने देख लिया कि ये लाइट को स्कैटर करते हैं और स्काई को उसका कलर देते हैं। समझ में? सेकंड चीज है कि एक हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई की तरह एक्ट करते हैं। नाउ व्हाट इज हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई? हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई, जैसे यहां पर देखो, दिस इज डस्ट पार्टिकल्स। तो डस्ट पार्टिकल्स क्या करते हैं, वाटर को, जो वाटर वेपर है उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। समझ में आया। और अपने आसपास एक छोटा सा बबल टाइप बना लेते हैं, ऐसा। समझ में आया। और इसी बबल को, ठीक है, ये वाटर वेपर ने किसको अट्रैक्ट करा है, सॉरी, ये डस्ट पार्टिकल्स ने किसको अट्रैक्ट करा, वाटर वेपर को अट्रैक्ट करा है। अब इसी बबल से जब और दूसरे दूसरे एक साथ सारे के सारे जुड़ जाते हैं तो वो चीज़ क्या बनती है, ठीक है, ऐसा कुछ दिखता है। अब इसी को आप जो है आउटलाइन कर दो। अब ये अंदर से तो ऐसा लग रहा है कि भाई कोई आप जो है चमड़ी का आपने कुछ निकाला, नहीं, ऐसा नहीं है। इसी को आउटलाइन कर दो तो ये ऐसा कुछ बन गया। समझ में आया। व्हाट इज दिस? दिस इज क्लाउड। समझ में? दिस इज क्लाउड, ठीक है। तो ये क्लाउड बन गया। तो ये क्लाउड्स ऐसे बनते हैं, दीज आर क्लाउड्स। तो क्लाउड्स किस वजह से बन रहे हैं? क्लाउड्स जो हैं, या फिर फॉग जो है, या फिर स्मॉग जो है, ये सारी की सारी चीज़ें किस वजह से बन रही है? डस्ट पार्टिकल्स की वजह से बन रही है। समझ में आया। तो हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई, इसको याद रखना है, हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई। देन नेक्स्ट चीज आती है एटमॉस्फेयर ऑफ अदर्स। अब ये तो अपन ने अपना एटमॉस्फेयर देख लिया। क्या बाकी के जो प्लैनेट्स हैं, ठीक है, अपने जो सोलर सिस्टम है, क्या उसके बाकी के प्लैनेट से क्या उनका भी एटमॉस्फेयर है? बिल्कुल है, ठीक है। तो जैसे कि जो पहला जो मरकरी है, मरकरी का तो अनफॉर्चुनेटली एटमॉस्फेयर नहीं है क्योंकि दिस इज वेरी क्लोज टू सन। तो इसका जितना भी एटमॉस्फेयर अगर रहा भी होगा तो वो भी सब उड़ा गया, ठीक है। तो यहाँ पर तो कोई चांस नहीं है। सेकेंड आता है वीनस। वीनस की अगर बात करें तो वीनस के एटमॉस्फेयर के अंदर प्राइमरीली कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन, सॉरी, H2SO4 है। H2SO4 इज किंग ऑफ एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। समझ में आया। तो कार्बन डाइऑक्साइड एंड सल्फ्यूरिक एसिड, ये दोनों चीज़ें यहाँ पर है। इनके अलावा फिर अपना जो है अर्थ आ जाता है। अर्थ के अंदर अपन ने देखा नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है। नाइट्रोजन ऑक्सीजन के बाद फटाफट से मुझे बता दो और क्या क्या चीज़ है। नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फिर आर्गन है, फिर कार्बन है। कार्बन कितना है बताओ?
कार्बन कितना है 0.036% है ना, ये कितना है 20.95% है, ये कितना है 78% है ना। फिर उसके बाद नेक्स्ट चीज़ अपन ने क्या देखी बताओ, नियॉन देखा और हीलियम देखा है ना। नियॉन और हीलियम के बाद क्या देखा, क्रिप्टॉन देखा और जीनॉन देखा। क्रिप्टॉन और जीनॉन के बाद क्या देखा, यहाँ पर अपन ने हाइड्रोजन देखा। लास्ट में अपन ने क्या देखा, ओजोन देखा। सब पढ़ लिया ना, ठीक है। तो यहाँ पे प्राइमरीली क्या चीज़ है, नाइट्रोजन है एंड ऑक्सीजन है। नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन के बाद जो नेक्स्ट प्लैनेट आता है दैट इज मार्स। मार्स के अंदर क्या है, मार्स के अंदर प्राइमरीली कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है। इसीलिए अपन अपने लिए वहाँ पर जो है ब्रीदेबल एयर वगैरह तो नहीं है, ठीक है। फिर मार्स के बाद क्या है, मार्स के बाद में गैस जायंट्स आते हैं। अब इनका तो नाम ही गैस जायंट्स है, तो इनके एटमॉस्फेयर के अंदर बट ऑब्वियसली गैसेज ही गैसेज होगी। एटमॉस्फेयर छोड़ो, इनके अंदर वैसे भी गैसेज ही होती है, सरफेस होता ही नहीं है, सिर्फ कोर होता है। कोर है वो सॉलिड होता है, ठीक है। जितने भी गैस जायंट्स हैं उन सबका कोर सॉलिड है। उसके बाद जितने भी हैं वो सब, उसके बाद जितना भी यहाँ पे सब कुछ है वो सब कुछ क्या है, वो सब कुछ गैसेज है, समझ में, ओनली गैसेज, ठीक है। तो अगर आप वहाँ से ऊपर गिरोगे तो आप गिरते रहोगे गिरते रहोगे गिरते रहोगे, ठीक है। अब यहाँ पे अगर बात करें, अब यहाँ पे अगर बात करें, इसको छोड़ो, देखो वैसे ही बताओ। तो सबसे पहले जो प्लैनेट है यहाँ पर वो है जुपिटर, ठीक है। अब वैसे जुपिटर है, यहाँ पे इनकी साइज पे मत जाना, ठीक है। सबसे पहला जो प्लैनेट है दैट इज जुपिटर। जुपिटर को अगर अपन देखें तो जुपिटर के एटमॉस्फेयर के अंदर प्राइमरीली क्या चीज़ है, हाइड्रोजन एंड हीलियम है, समझ में आया, ठीक है। वहीं जो बाकी अपने ये सैटर्न है, नेपच्यून है, यूरेनियस है, सॉरी यूरेनियस एंड नेपच्यून है, ठीक है। इन दोनों के अंदर क्या है, इन दोनों के अंदर भी हाइड्रोजन एंड हीलियम तो है ही है, इसके अलावा कुछ एक चीज़ है दोनों के, यूरेनियस और नेपच्यून के अंदर, दैट इज मीथेन, समझ में आया, ठीक है। तो इसको आप देख सकते हो, यहाँ पर मीथेन है, बाकी हाइड्रोजन हीलियम हाइड्रोजन हीलियम हाइड्रोजन हीलियम हाइड्रोजन हीलियम जो है वो डोमिनेट कर रहा है, समझ में आया। तो ये सारे के सारे अपने हो गए। अब बताओ मुझे क्या क्या पढ़ा अपन ने, फटाफट से रिवीजन करेंगे फिर आगे चलेंगे। एटमॉस्फेयर के अंदर सबसे पहले अपन ने कॉम्पोजिशन पढ़ा। तो कॉम्पोजिशन में अपन ने समझा कि टोटल कितनी चीज़ें, टोटल 3 चीज़ें। इन 3 चीज़ों के बाद, कॉम्पोजिशन के बाद अपन ने क्या देखा, अपन ने देखा कि भाई यहाँ पर जो गैसेज हैं, ठीक है, यहाँ पर जो गैसेस है तो कौन कौन सी गैसेस हैं, उनकी कितनी कितनी मात्रा है वो देख ली। फिर अपन ने देखा कि ये गैसेस अपन को कहाँ मिलती है ना। तो उस गैसेस के अंदर सबसे पहले अपन ने क्या देखा बताओ, सबसे पहले अपन ने डस्ट पार्टिकल देखे। अच्छा, गैसेस के अलावा बाकी, तो सबसे पहले अपन ने डस्ट पार्टिकल देखे 15 किलोमीटर तक। उसके बाद अपन ने ओजोन देखी, ओजोन अपन ने 50 किलोमीटर तक देखी। उसके बाद अपन ने जो है कार्बन डाइऑक्साइड एंड जो है एक और क्या देखा बताओ, डस्ट यहाँ था क्या, चेक कर लेते हैं वापस, नहीं, तो कार्बन डाइऑक्साइड एंड अपना वाटर वेपर देखा, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर को कहाँ तक देखा, इसको 90 किलोमीटर्स तक देखा, समझ में आया। उसके बाद फाइनली 100 किलोमीटर्स के अंदर ऊपर अपन ने कामान लाइन देख ली, और कामान लाइन के ऊपर भी क्या ऑक्सीजन वगैरह मिलता है, बिल्कुल मिलता है, समझ में आया, ठीक है। तो दिस इज दिस। फिर उसके बाद नेक्स्ट चीज़ क्या है, डस्ट पार्टिकल्स वगैरह। नेक्स्ट चीज़ अपन आए डस्ट के ऊपर। तो अपन ने देखा कि भाई डस्ट का रोल क्या होता है, और अच्छा नहीं, इससे पहले अपन ने वाटर वेपर पढ़ा है ना, ठीक है। तो वाटर वेपर जब अपन ने पढ़ा, तो वाटर वेपर के अंदर अपन ने देखा कि सबसे पहले तो वाटर वेपर की एक बेसिक प्रॉपर्टी कि वाटर वेपर जो है वो पोलवर्ड्स डिक्रीज होता है, समझ में आया। तो इक्वेटर से लेकर के और फिर उसके बाद 90 डिग्री तक ये जो है डिक्रीज होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, समझ में आया। इसका रीज़न क्या है, उसका रीज़न बाद में समझेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद क्या, ये एक चीज़ हो गई। फिर उसके बाद नेक्स्ट चीज़ अपन ने देखी, यहाँ पे एक चीज़ अपन ने मिस करी है, ठीक है, उसको अभी वापस देखेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट चीज़ अपन ने देखी कि भाई इसका रोल क्या है। तो रोल अपन ने समझा, जो वाटर वेपर है उसका रोल ये है कि पहली बात तो ये स्कैटर करता है किसको, लाइट को, समझ में आया, स्कैटर्स लाइट, ठीक है। दूसरा अपने आप में ह्यूमिडिटी के तौर पर काम करता है, ह्यूमिडिटी अभी डिटेल में बाद में आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे देखो क्या चीज़ अपन ने मिस करी है, ये मिस करा है ना, ठीक है। ये सब चीज़ें हो गई, रिफ्लेक्ट करता है, स्काई इज ब्लू वगैरह ये सब देख लिया, ठीक है। ये सब चीज़ें हो गई। यहाँ पर देखो व्हाट इज दिस, मोस्टली इन ट्रोपोस्फेयर। ये जितना भी वाटर वेपर होता है ना, मोस्टली ट्रोपोस्फेयर के अंदर होता है। ऑल्दो 90 किलोमीटर्स तक मिल रहा है, लेकिन मिल तो यहाँ पर भी ऑक्सीजन रहा है ना, लेकिन वो ऑक्सीजन अपने लिए ब्रीदेबल नहीं है। तो मोस्टली जो भी वाटर वेपर है वो ट्रोपोस्फेयर के अंदर ही मिलता है। इसलिए जितने भी वेदर फिनोमिनाज अपन देखेंगे वो सारे के सारे ट्रोपोस्फेयर के अंदर ही देखेंगे, समझ में आया। क्योंकि कहीं ना कहीं मेजॉरिटी वेदर फिनोमिनाज जो है वो वाटर वेपर से ही लिंक्ड है, समझ में आया। तो ये एक चीज़ होगी। अच्छा, इसकी जो ह्यूमिडिटी होती है, ह्यूमिडिटी डिपेंड करती है 1 to 4%, ठीक है, सॉरी लेस देन 1 to 4%। अब ये लेस देन 1 to 4% जो है ये रीजन टू रीजन डिपेंड करती है। जैसे कि अगर एरिड रीजन है, सूखा इलाका है, तो वहाँ पे 1 या उससे कम होगी। जैसे एक डेजर्ट है, उसका नाम है आटाकामा डेजर्ट,
है ना, तो वहाँ पे पिछले 100 सालों में बारिश नहीं हुई, एक बार भी एक पानी की एक बूंद भी नहीं गिरी, ठीक है। तो वहाँ पे सोचो ह्यूमिडिटी जो है वो 1% से भी बहुत ज़्यादा कम होगी। जहाँ पर बहुत भयंकर बारिश होती है, नॉन स्टॉप बारिश होती है, जैसे करेबियन आइलैंड्स हो गए, इंडोनेशिया वगैरह, और वो जो इक्वेटर की जो भी कंट्रीज़ वगैरह हो गई, वहाँ पर जहाँ पर नॉन स्टॉप बारिश होती है वहाँ पर भी जो मैक्सिमम ह्यूमिडिटी होगी वो 4% होगी, 4%, इससे ज़्यादा नहीं होगी। समझ में आया? ठीक है। तो दिस इज वाई इज दिस इंपॉर्टेंट, कुछ ना कुछ क्वेश्चन आ जाएगा कि भाई ये एक जगह है जहाँ पे 4% ह्यूमिडिटी है और यहाँ पर ऐसा है, यहाँ पर ऐसा है, यहाँ पर ऐसा है, तो आप बताओ ये कौन सी जगह है। तो आपको समझ में आना चाहिए कि 4% ह्यूमिडिटी मतलब बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी हो गई। समझ में आया? पूरे एटमॉस्फेयर के अंदर टोटल बाकी सारी चीज़ों के साथ में कितनी जो है पानी कितना है, तो वो 4% ह्यूमिडिटी कहलाएगा। समझ में आया? तो 4% ह्यूमिडिटी अगर एक जगह पर है तो वहाँ पर रेगुलरली बारिश हो रही है, नॉन स्टॉप बारिश हो रही है। तो आपको उसी से समझ जाना है कि ये इक्वेटोरियल रीजन ही है। इक्वेटोरियल रीजन नहीं होगा तो फिर कुछ बहुत जो लिमिटेड पॉकेट्स हैं, ठीक है, वो भी ट्रॉपिकल रीजन के बस वही होंगे। उससे ऊपर टेम्परेट रीजन के अंदर ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं हो सकता। सब पोलर में ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं हो सकता। समझ में आया? ठीक है, चलो फिर अपन ने देखा डस्ट के बारे में, है ना। तो यहाँ पे लिख देते हैं डस्ट, यहाँ पे लिख देते हैं डस्ट। फिर अपन ने डस्ट के बारे में देखा। डस्ट के बारे में क्या देखा? सबसे पहले अपन ने डस्ट के बारे में देखा कि भाई डस्ट के सोर्सेस, पहले तो टाइप्स क्या क्या है ना। तो टाइप्स क्या क्या है, तो टोटल अपन ने कितने टाइप्स देखे? पांच टाइप्स देखे। जैसे कि एक तो मीटियोर है ना, तो मीटियोर के जो पार्टिकल्स होते हैं उनको देखा। मीटियोर के पार्टिकल्स के अलावा पोलेंस देखे, पोलेंस के अलावा सी सॉल्ट्स देखे, सी सॉल्ट्स के अलावा अपन ने क्या देखा बताओ? जो है फाइन सॉइल देखी, है ना। फाइन सॉइल के अलावा और क्या देखा बताओ? ठीक है, 4 चीज़ें हो गई, एक और बच गया। सी सॉल्ट्स हो गए, पोलन हो गए, है ना, फाइन सॉइल हो गई, ठीक है। एक और चीज़ कौन सी रह रही? सूट एंड ऐश, बिल्कुल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सूट एंड ऐश देखा, ठीक है, सूट एंड ऐश इनको देखा। फिर उसके बाद अपन ने यहाँ पे टाइप्स देखने के बाद इसके सोर्सेज देखे। सोर्सेज के अंदर अपन ने क्या क्या देखा बताओ? सोर्सेज के अंदर सबसे पहले अपन ने देखा कि ये जो डस्ट पार्टिकल्स हैं, ये डस्ट पार्टिकल्स पहले तो मीटियोर्स आते हैं, है ना, मतलब जो काफ़ी सारे मीटियोर्स के अलावा वोल्केनोस आते हैं। वोल्केनो के अलावा कहाँ से आते हैं? विंड से आते हैं। विंड के अलावा और कहाँ से आते हैं? तो विंड के अलावा जो है एक और सोर्स है ना, दैट इज एग्जॉस्ट, ठीक है। एग्जॉस्ट विच इज डोमेस्टिक व्हीकुलर एंड इंडस्ट्रियल एग्जॉस्ट। कंसंट्रेशन की अगर अपन बात करें तो कंसंट्रेशन अपन ने इसका ह्यूमिड एंड एरिड रीजन्स के अंदर जो है देखा अलग अलग। ह्यूमिड रीजन के अंदर कंपैरेटिवली कम होता है क्योंकि ये वॉश अवे हो जाता है, और एरिड रीजन के अंदर ज़्यादा होता है क्योंकि ऐसा नहीं हो पाता है। रोल देखा, स्कैटर करता है और हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई की तरह एक्ट करता है, ठीक है। बाकी के जो प्लैनेट्स हैं उनका एटमॉस्फेयर देखा, जिसके अंदर सबसे पहले अपन ने देखा मरकरी के पास कुछ भी नहीं है, वीनस के पास कार्बन डाइऑक्साइड एंड जो है H2SO4 है, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड। फिर उसके बाद अपन ने जो देखा अपने पास क्या है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है। उसके अलावा अपन ने देखा कि भाई यहाँ पर मार्स के अंदर क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है। बाकी के जितने भी गैस जाइंट हैं या फिर जोवियन प्लैनेट्स हैं, इनके अंदर हाइड्रोजन है, हीलियम है, और लास्ट के जो यूरेनियस एंड नेपच्यून, ये 2 प्लैनेट्स हैं, इनके अंदर मीथेन भी है। क्या इसके अलावा और कोई गैस नहीं? देखो अपने पास भी तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा 72 पन्ने जितनी गैस है ना, तो इनके पास भी खूब सारी चीज़ें हैं, ठीक है। लेकिन जो प्राइमरी चीज़ें हैं वो नाइट्रोजन ऑक्सीजन है। अब जैसे अगर आप देखो तो 99% अपना जो है 98% कितना हो गया? 98%, ठीक है। 98% अपना जो टोटल है, ठीक है, 98 से भी ज़्यादा ही हो गया, 98.95 के करीब, 99 ही हो गया वो। तो इतना जो है अपना सिर्फ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन ही है, तो प्राइमरीली इसके ऊपर ही फोकस होगा। समझ में आया? ठीक है, क्लियर है? इसके अंदर कुछ भी डाउट हो तो बताओ, नहीं तो फिर नेक्स्ट चीज़ के ऊपर चलते हैं।
ऑलराइट, चलो ये सारी चीजें तो इसकी हो गई। नेक्स्ट आता है स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। नाउ दिस इज ऑल्सो वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, वीडियो को चेंज करूँ क्या? चलो इसको इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। क्लास अभी तक चल रही है तो वो नया दूसरा वीडियो बना देता हूँ उसके लिए, ठीक है।